Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is शहबाज पठान and I am your मैथमेटिक्स मेंटर. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बाद आएगा उस डेफिनाइट इंटीग्रेशन. अगर वो सॉल्व करना है तो आपको ये आना चाहिए. फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसमें भी इंटीग्रेशन का पार्ट है. फिर उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब आप ये बात अच्छे से समझ लो कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो इसके आगे वाले आने वाले तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहेंगे. लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ गई या आपने इसको सीरियसली नहीं किया तो आगे के 3 चैप्टर भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को एंड तक देखो, सीरियसली देखो, हर एक चीज़ को नोट डाउन करो. ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको हर एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा के दूंगा, तो आपको आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. चैप्टर नंबर 3 है, महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड है, न्यू सिलेबस से रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता क्या है? पहले तो इनडेफिनाइट क्या होता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले तो इंटीग्रेशन क्या होता है पहले इस पे डिस्कस करते हैं. इंटीग्रेशन एक तरीके की रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव की, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है. मतलब आप ये समझो कि अगर आपको किसी चीज का डेरिवेटिव ऑलरेडी पता है, किसी चीज का डेरिवेटिव अगर ऑलरेडी पता है और आपको उस डेरिवेटिव से हमें फंक्शन पता करना है तो हम प्रोसेस का यूज करते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, मतलब जैसे इंटीग्रेशन में होता क्या है कि आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, उस डेरिवेटिव को रिवर्स प्रोसेस में हम लोग को फंक्शन पता करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको अगर पता है, लेट्स से g ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज f ऑफ x, और यहां हम प्लस c ऐड करते हैं तो आप इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हो. ये आपकी इंटीग्रेशन की क्या होगी? डेफिनेशन हो गई कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव g ऑफ x है तो उसी g ऑफ x का इंटीग्रेशन, ये देखो ये सिंबल इंटीग्रेशन का, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है? f ऑफ x प्लस c. इसमें जो c है, c इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. इसके कुछ मैं फॉर्मूले अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं तो आपको वो फॉर्मूले भी आ जाएंगे जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ. सबसे पहले मैं आपके सामने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखूंगा और साथ ही साथ फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये लिखते जाऊंगा. जैसे कि आप सबको पता है x का डेरिवेटिव होता है 1, तो फिर 1 का इंटीग्रेशन होता है x. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x. ठीक है, इसमें प्लस सी ऐड करते जाना. मैं आपको लास्ट में समझाता हूं कि ये प्लस सी हम क्यों ऐड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c. ठीक है, जैसे कि आपको और क्या पता है, x टू द पावर n. अब ध्यान से देखना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता था n x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, देखो ध्यान से देखो, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे तो कुछ हमें मैच नहीं दिख रहा है. ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x दिखाई दे रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x तो 1/x का log x दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ मैचअप हमें दिख नहीं रहा है. तो मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये है ना,
तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको वापस सही मिलेगा। देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। अब n+1 तो कांस्टेंट है, हम डेरिवेटिव से बाहर लेते थे। x टू द पावर n+1 का डेरिवेटिव कितना आता था, n+1 x टू द पावर n+1 -1। तो ये +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। n+1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, x टू द पावर n बचा। मतलब अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके ना। उसके बाद जैसे कि आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव आप लिखते थे -1/x²। तो फिर अगर हमें किसी ने पूछा कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x + c, -1/x + c। देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अगर मैं -1/x का पूछता तो तब आता वो 1/x²। तो फिर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x + c। उसी तरीके से √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1/2√x। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2√x + c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√x + c। उसके बाद जैसे कि आपको पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा + c। ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपके सामने पेन और आपकी बुक होनी चाहिए। आपको ये फॉर्मूले ठीक से नोट डाउन कर लेने हैं और उसको याद करना है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीटली इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। और जैसे a टू द पावर x का डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे a टू द पावर x इंटू log a। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a टू द पावर x इंटू log a। अब a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये log a को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर x अपॉन में log a + c। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना, a टू द पावर x अपॉन log a + c। ठीक है। जैसे आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x। तो फिर इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x + c। cos x का इंटीग्रेशन sin x + c। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव आप लोग क्या लिखते हो, cos x का डेरिवेटिव -sin x, cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो अगर हमें किसी ने पूछा sin x का इंटीग्रेशन, देखो cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो -cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना आ जाता था फिर, -cos x + c। और जैसे कि फिर हमें पता है tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। तो फिर sec²x का इंटीग्रेशन, sec²x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x + c, tan x + c। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं cot x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec²x। तो फिर cosec²x का इंटीग्रेशन, cosec²x का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, -cot x + c हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो फिर इसका मतलब sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा sec x + c। ठीक है। और एक लास्ट, जैसे कि हमें पता है cosec x, ठीक है ना, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec x इंटू cot x। तो फिर इसका मतलब cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -cosec x + c। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, और आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीटली इन बेसिक फॉर्मूलेज पे ही डिपेंड है। ठीक है। तो आई होप कि आप फॉर्मूले अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव याद है
तो फिर आपको इंटीग्रेशन तभी के तभी याद भी हो जाएगी, बस उसका रिवर्स सोचना है, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं सी क्या है ना, जिसको हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला, ये एक्चुअल में है क्या। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं आपको कहता हूं कि x का डेरिवेटिव कितना आएगा, अब बोलोगे 1, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो फिर यहां से अगर मैं आपको पूछूं 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो फिर आप बोलोगे अच्छा रिवर्स होता है तो x, रिवर्स होता है तो x। ओके ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, तब भी आप बोलोगे 1, तो फिर इसका मतलब 1 का यहां से 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तब आप बोलोगे कि अच्छा फिर यहां से तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको पूछता हूं x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, तब भी आप बोलोगे 1, और यहां से अगर मैं आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछूं, 1 का इंटीग्रेशन पूछूं तब क्या आएगा, फिर x प्लस 2 आ जाएगा। तो आप फर्क समझ रहे हो, आप फर्क समझ रहे हो। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन यहां से तो x है, यहां से 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 है, यहां से 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 है। तो अगर मैं आपको इन जनरल पूछूं, इन जनरल कि 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो फिर आप बोलोगे ठीक है x तो होगा, x तो रहेगा ही, लेकिन अब जो कोर फंक्शन है वो क्या था, x था या x प्लस 1 था या x प्लस 2 था, तो कुछ भी हो सकता है, x प्लस 3, x प्लस 4 कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिर हम इन जनरल x c ऐड कर देते, क्या ऐड करते हैं, x प्लस c। फिर ये जो c है ये वो किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इस c को कहते हैं c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और बताइए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये नाम कैसे गिरा, इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया, इनडेफिनाइट क्यों नाम गिरा है, इनडेफिनाइट ये c की वजह से ही गिरा है कि c तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, इनडेफिनाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग इस इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके ठीक है, देखो आपको इस चैप्टर के साथ मैं आपको बता दूं एक दो दिक्कतें क्या होगी। पहली दिक्कत ये होगी कि क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान चल रहा है, लेकिन जब उन्हीं क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि यार नहीं, देखने में जितना ये सिंपल लगता है करते टाइम उतना ही ये सिंपल नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे न्यूमेरिकल को पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है जिसमें सबसे पहला कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स है जिसमें सबसे पहला रूल है कि अगर मान लो, जैसा ये रूल हमने डेरिवेटिव में भी सीखा था कि अगर मान लो दो फंक्शन है जो एडिशन में है और हमें उनका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले वाले को डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले को डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटीग्रेशन सेकेंड वाले को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे डेरिवेटिव में होता था, ठीक है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव। उसी तरीके से अगर मान लो दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन, अच्छा दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर सब्सट्रैक्शन में है तब क्या होगा, तब भी इंटीग्रेशन फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड को डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा रूल कि अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ, जैसे k इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस k को बाहर निकालते थे, जैसे डेरिवेटिव में भी हम लोग करते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर आती है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं प्लस c, ठीक है। और आपको एक कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी समझाना चाहता हूं, जैसे कि आपको यह पता है कि sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर x की जगह कुछ और आ गया तो, जैसे डेरिवेटिव में भी होता था, तो जैसे कि x की जगह आ गया f ऑफ x, तो फिर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अपॉन में क्या आएगा, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे कॉस एफ ऑफ एक्स और फिर इनटू में लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में आएगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। ये हर चीज के लिए लागू होगा,
ये फॉर्मूला जो है हर इसके लिए, जैसे कि अगर मान लो a टू द पावर f ऑफ x है, ठीक है ना, a टू द पावर f ऑफ x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा a टू द पावर f ऑफ x इनटू में log a और अपॉन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस c। सभी के लिए इसी तरीके से हमें फॉलो करना है, ठीक है, बात समझ में आ गया हो तक? ओके, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, कि थियोरेटिकल पार्ट बहुत ही कम है, नहीं के बराबर में है, लेकिन न्यूमेरिकल इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और खास करके जो न्यू सिलेबस, हम लोग जो अभी न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले, इसमें जो न्यूमेरिकल है ये तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसलिए हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझो, खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में उसकी लेवल पता चले, ठीक है। ओके, डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 7.1 3.1 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें फर्स्ट उसका भी फर्स्ट है, आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलो देखते हैं क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले इंटीग्रेशन हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि रूल कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अभी आप स्टार्ट करते हो, इसलिए हम ये छोटी मोटी बातें करते हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, इंटीग्रेशन हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन उसके बाद फिर हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x टू द पावर n। सो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस उसी तरह से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस। अब बात आती है सर इसका क्या करें, यहां पे x के पावर में कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो आप बोल सकते हो कि x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लास्ट में ऐड कर देना प्लस c, ठीक है। इसको एक प्रॉपर वे में लिख लो, x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x टू द पावर 3 बाय 3 माइनस x टू द पावर 2 बाय 2 प्लस x प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप कि सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 बाय एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है 1 माइनस 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2 बाय एक्स इंटू 1 आता है प्लस 2 बाय एक्स होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये जो बाहर में एक्स स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितना आ रहा है 4 बाय एक्स, 4 बाय एक्स को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4x देगा आपको, प्लस और उसी तरीके से जब ये एक्स स्क्वायर 4 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 4 देगा, ठीक है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब आप डायरेक्टली बता सकते हो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा और बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर x, जिसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन में बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो यहां इसको एक प्रॉपर वे में लिख लो, एक्स क्यूब बाय 3
माइनस 2 4 के साथ कैंसिल होके 2 देगा, सो 2x² प्लस 4x प्लस c। तो ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। समझा? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, उसको ठीक से फॉर्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फर्स्ट का थर्ड। यहां हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 4/x प्लस 1/x√x माइनस 7। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले तो आप सिंपल एक काम कर लो, इंटीग्रेशन हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इंटीग्रेशन हर एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये आएगा 3x² इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब जो कांस्टेंट टर्म है इसे बाहर निकाल लो, 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा sec² dx। उसी तरीके से 4 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा 1/x प्लस। अब यहां देखो ना, यहां क्या करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है बेस में x⁵3/2। क्या लिखा है, 1/x⁵3/2। आई होप कि आप सब बच्चे इसको समझ गए होंगे अच्छे से। माइनस 7 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और 1 बचेगा। नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई करते, 3 sec² x का इंटीग्रेशन सबको पता ही है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 4, अगेन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले ना, तो एक काम करो, आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है x⁴n का। कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है, x⁴n का। तो अगर मैं इस x⁵3/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, x⁻−3/2। ठीक है, और ये -7 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। ठीक है, हमने बाकी सभी टर्म्स का तो इंटीग्रेशन निकाल लिया है, इस टर्म का इंटीग्रेशन रह गया है। सो 3 tan x माइनस 4 log x प्लस, हाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे, x⁴n। सो n मीन्स कितना, -3/2। n मीन्स कितना है, -3/2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x⁴n प्लस 1, मतलब -3/2 प्लस 1। नीचे में भी n प्लस 1, -3/2 प्लस 1, ये -7x प्लस c। बस हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म ही हो गया है। ठीक से लिख लेते हैं, 3 tan x माइनस 4 log x प्लस, यहां x के पावर में कितना आएगा, x के पावर में कितना आएगा, -3/2 प्लस 1, ये होता है -1/2। और उसी तरीके से नीचे में भी -1/2 -7x प्लस c हो जाएगा। और अब एक फाइनल टच इसका, 3 tan x माइनस 4 log x। अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, -2 जाएगा ऊपर, और x⁻−1/2 को अगर नीचे लाया तो x⁻+1/2, इसका मतलब √x, इसका मतलब हो जाएगा √x और -7x प्लस c। तो ये आएगा आपका थर्ड का फाइनल रिजल्ट। बस आपको यही सीखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ये चीज सिखाएगी कि किसी भी न्यूमेरिकल का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। क्योंकि एक बार आप ये सीख गए ना कि इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान है। फिर वहां पे क्या होता है, पर्टिकुलर एक मेथड होती है, उसके लिए एक स्टेप्स होती है, बस उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया कि 1/x√x का इंटीग्रेशन कैसे निकालना, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप ये चीज सीख सकते हो कि उन डिफरेंट अजीबोगरीब दिखने वाले क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। यहां लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 5/x⁵5 dx। ठीक है, अगेन हम लोग वही प्रोसेस सबसे पहले करते हैं कि इंटीग्रेशन हम हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x⁵5।
ठीक है। नाउ कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 1/x, और यहाँ 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और साथ ही साथ मैं x टू द पावर 5 को न्यूमरेटर में भी लेके चले जाता हूँ, तो x टू द पावर -5 हो जाएगा, ताकि इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकें। अब बात करते हैं कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 आएगा -5। x का इंटीग्रेशन x के पावर में कुछ नहीं मिस 1 है, तो ये देगा x² 2 प्लस 3। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x +4 और x टू द पावर -5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर -5 प्लस 1 -4, और अपॉन में भी आएगा -4 प्लस c। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, जैसे 2 4 के साथ कैंसिल होके आपको 2 देगा, -5/2 x² आएगा प्लस 3 log x। अच्छा 4 4 कैंसिल तो माइनस, और इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने पे x टू द पावर 4 प्लस c रहेगा, तो यह आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है? इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये जो x√x है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन नाम का कोई रूल तो है नहीं, हम इस x√x को हर एक टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये x√x 3x³ के साथ डिवाइड होगा, तो देखो आपको मिलेगा 3x² अपॉन में √x, क्योंकि एक x क्या हो जाएगा, कैंसल। उसी तरीके से जब x√x इधर 2x के साथ डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड में बचेगा √x, और प्लस सेम वैसे x√x जब 5 के साथ डिवाइड होगा, तो 5 अपॉन में आएगा x√x। ठीक है, सो ये dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ये 3x² है, ये √x को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, यानी x टू द पावर -1/2 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, क्योंकि √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो x टू द पावर -1/2। उसी तरीके से 2, ये √x भी जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस 5। अच्छा x इंटू √x क्या होता है, x टू द पावर 3/2, वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू द पावर -3/2 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये x² इंटू x टू द पावर -1/2, ये कितना हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा 3/2, -2, ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2, प्लस 5 x टू द पावर -3/2। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। हमारे पास जो फंक्शन था या जो टर्म थी, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर, इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3x टू द पावर 3/2, तो 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, x टू द पावर 3/2 आ जाएगा। फिर माइनस, वैसे 2 फिर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, x टू द पावर -1/2 dx हो जाएगा। फिर 5 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, x टू द पावर -3/2 dx हो जाएगा। ओके, नाउ 3 x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1, यानी कि 5/2 डिवाइड में 5/2 -2। वैसे x टू द पावर -1/2 फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, x टू द पावर n का, तो ये होगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2, और अपॉन में भी आ जाएगा 1/2। ओके, नाउ 5 x टू द पावर -3/2 कितना होगा, x टू द पावर -3/2 प्लस 1, तो -3/2 प्लस 1, ये -1/2, और डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे कि 5 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 6/5 x टू द पावर 5/2, माइनस, फिर से ये 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 4 x टू द पावर 1/2। वैसे प्लस इंटू माइनस से माइनस होगा, 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 10, और x टू द पावर -1/2 को नीचे लेके आ गए तो ये हो जाता है √x प्लस c।
तो आप इससे अपना फाइनल रिजल्ट बोल सकते हो। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? ओके, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स कैसे फाइंड आउट करें? अब हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, लेकिन हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो क्या मैं इसमें इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1? मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली जो हमारे पास टर्म्स है उसको ऐसे किसी चीज में कन्वर्ट करें जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो tan स्क्वायर एक्स को मैंने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा है। अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा sec स्क्वायर एक्स को और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 को। ओके, हाँ, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें अच्छे से पता ही है, जो होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी पता है x प्लस सी। तो ये आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है? हमें करना होता है उस टर्म को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट या ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता होता है या जिनके फॉर्मूलेस आपको पता होते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, यहां पे दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x, sin 2x अपॉन cos x। अब अगेन डिवीजन रूल नाम की कोई चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वही करने वाले हम लोग कि कुछ ऐसे चीजें चेंजेस करेंगे या ऐसे चीजों में कन्वर्ट करेंगे जिनका हमें इंटीग्रेशन पता होता है। जैसे कि मैं यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x और डिवाइड में आ जाएगा cos x। अच्छा, cos x कैंसिल होता है तो इंटीग्रेशन में बचेगा 2 sin x। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x। और आई होप कि आप सब लोगों ने फॉर्मूले याद करके रखे होंगे। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। तो आप इसको ठीक से लिख लो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ -2 cos x प्लस सी। ओके, तो क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ ये करते आना चाहिए कि किस में कन्वर्ट करना है या किसी ऐसे टर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आपको वेरी वेल नोन हो आप। ओके, ठीक है। थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां क्या करें? ठीक है, फिर से देखो, छोटी मोटी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स है तो एक cos x का यूज कर लिया तो ये हो जाएगा tan x और 1 अपॉन एक cos x बचेगा जो हो जाएगा sec x। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे cos स्क्वायर x को एक cos x sin x के साथ लगा दिया तो tan x हो गया और 1 अपॉन cos x को sec x लिखा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इस चीज का हमें इंटीग्रेशन पता है। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है? sec x प्लस c। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में है sin स्क्वायर x, ऊपर में है cos 2x अपॉन में sin स्क्वायर। अब तक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज करके कुछ चीजें कैंसिल हो रही है और वो बाद में ऐसे किसी टर्म में कन्वर्ट हो रही है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। सेम यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है कि cos 2x का फॉर्मूला यूज करना है। अब बात आती है कि सर cos 2x के तो हमारे पास 4 फॉर्मूले है, अगर चौथा वाला छोड़ भी दिया जाए tan के टर्म्स वाला तो भी 3 बचते हैं, जिसमें पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो फिर हमने कौन सा यूज करना चाहिए? आप कोई भी यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि ठीक है नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ऊपर में जो cos 2x का फॉर्मूला है मैं वो इन टर्म्स ऑफ साइन वाला यूज करता हूं। इससे फायदा ये होगा आपको कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स। तो जब आप ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स जब 1 के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और जब यही साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा कोसेक स्क्वायर एक्स को और इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 को।
अच्छा फिर क्या करेंगे, अब हमें तो फॉर्मूला याद है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस 2 बाहर आएगा और बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। समझा? ओके ओके, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगेन यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ही यूज करना है cos 2x का, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला, cos 2x का फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वो sin स्क्वायर एक्स भी और cos स्क्वायर एक्स भी है, तो हमारे पास cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों के फॉर्म में है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड में क्या था, sin स्क्वायर एक्स था, तो हमने cos 2x का sin स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म यूज कर लिया था। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। फिर अब क्या होगा, अब ये sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जब cos स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस, उसी तरीके से जब sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड होगा तो sin स्क्वायर एक्स कैंसिल होके 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। अब हमें दोनों की इंटीग्रेशन पता है, हमें cosec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और sec स्क्वायर एक्स का भी पता है, तो बस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot एक्स होता है, माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो tan x प्लस सी। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो यही प्रोसेस करनी है पूरे पूरे एक्सरसाइज में, कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, उन जो भी फॉर्मुलेज है उसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। अब यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ फॉर्मूले यूज करे तो कौन से करें। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अपन साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ये लगा लेते हैं, और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लगा लेते, लेकिन उससे बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, उससे फायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम लोग यहाँ रैशनलाइजेशन का यूज कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाइड और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड। बात आती है इससे कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या देगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या मिलेगा, डिवाइड में ध्यान से देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ जब मैं cos स्क्वायर एक्स इस sin x के साथ डिवाइड करूंगा तो आप ध्यान से देखना कि sin x और एक cos x ये दे देंगे अपने को tan x, और बचा हुआ एक cos x ये दे देगा आपको sec x माइनस, उसी तरीके से जब cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर x के साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रेशन माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता होता है ना, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x माइनस। अब बात आती है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकाले, तो ये आज ही हमने फाइंड आउट भी किया था tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं,
tan स्क्वायर x की जगह हमने क्या रखा, sec स्क्वायर x -1 रखा। सो sec x माइनस, चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये होता है x और प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस tan x प्लस x प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यही चेंजेस आपको करते आने चाहिए। ठीक है, ओके अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, तो यहां हम लोग क्या चेंजेस करेंगे। अब मैं इस tan x को लिख लेता हूं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय sec x हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस tan x हो जाएगा sin x अपॉन cos x dx। अब जब आप ध्यान से देखते हो तो न्यूमरेटर में है sin x अपॉन cos x, और यहां क्या होता है ना कि दोनों का बेस सेम है, तो एक बार लिखा cos x और न्यूमरेटर में कितना आएगा 1 प्लस sin x आ जाएगा। सो cos x हो गया कैंसल, तो क्या बचा sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। तो ये क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया था, रैशनलाइज करके 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड। सो फिर इससे फायदा साइन एक्स मल्टीप्लाइड होगा तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, और आपको पता है ये जब सॉल्व होता है तो क्या देता है डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स देता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो जब cos स्क्वायर एक्स दोनों के साथ डिवाइड होगा तो cos स्क्वायर एक्स जब sin x के साथ डिवाइड होगा तो कितना दे रहा था tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स माइनस, तो यही cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड हो रहा था तो tan स्क्वायर एक्स दिया था। ठीक है, tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स, हम ये tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन जब ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो ये देगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है ना, क्या किया हमने tan स्क्वायर एक्स की जगह रखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन आगे वाला माइनस जब मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको इन सभी के इंटीग्रेशन पता है, जैसे कि सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस 1 का x प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये पार्ट 2 चल रहा है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 8। यहां कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अब आई होप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर होता है, cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा कैंसल, स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा cos x प्लस साइन x बच गया। ठीक है, बस अब सिंपल है, cos x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, गड़बड़ी करना मत, डेरिवेटिव लिख के मत रखना, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 इंटू साइन एक्स, रूट 2 इंटू साइन एक्स, और रूट 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन में बचा साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स फिर प्लस सी ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमें कितना देगा माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू कॉस 3x, sin 4x इंटू कॉस 3x। अब ये किसी तो भी कोई तो भी फॉर्मूला है, ये sin 4x इंटू कॉस 3x ये किसी का तो भी फॉर्मूला है। अगर आप बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बता दूं कि किसका फॉर्मूला है। आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और उसी तरीके से साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला याद होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन 4x कॉस 3x। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखो कि साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो इन दोनों को मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ऐड करने से क्या होगा, प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये साइड ऐड हो गई। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल। अच्छा, 2 को शिफ्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे तो सिर्फ साइन ए कॉस बी चाहिए, तो 2 को शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, डिवाइड में 2, ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो इस तरीके से आप और भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। अगर आपको मान लो कॉस ए साइन बी की जरूरत होती तो फिर आप सब्सट्रैक्ट करते, तो इससे ये दोनों टर्म कैंसिल होते हैं, तो ये आपको मिल जाता। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो चुका है कि साइन ए कॉस बी, साइन ए ये हमारे लिए ए का काम कर रहा है, ये ए हो गया और ये बी, तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x प्लस साइन a माइनस बी 4x माइनस 3x ये हो जाएगा x। ओके, उसका 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा साइन 7x प्लस साइन x। अब इनका इंटीग्रेशन निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। सो 1/2 साइन 7x, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा पे, साइन एफ ऑफ एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। तो साइन 7x का क्या होगा, माइनस कॉस 7x और अपॉन में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 7x जो होता है 7। याद है फॉर्मूला सबको, साइन एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और लास्ट में प्लस सी लिख लेंगे। अब आप चाहो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या देगा, 1/2 जब इससे मल्टीप्लाइड होगा ये आ जाएगा माइनस कॉस 7x डिवाइड में आ जाएगा 14, और यही 1/2 जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x/2 प्लस सी। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो भी आपके पास फंक्शन दिया है आप उन फंक्शन को ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करो जिनका इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही करना है, और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और उसके लिए लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए। ओके, अगर आप में से किसी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे भी वीडियोस बना के हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पे ये सारे फॉर्मूले आपको एक ऑर्डर फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। ये कुछ इंटीग्रल है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये इन टर्म्स के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने से पहले कुछ बेसिक रूल आपको समझा देता हूं, उस रूल को ध्यान से देखो
और उसका यूज आप करके ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें सबसे फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो कि 1 एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, अगर कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गिवन है आपके पास, ठीक है, कि एफ ऑफ उसका ओके, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखोगे लॉग मॉड डिनोमिनेटर यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे कि आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम लॉग मॉड एक्स लिखते हैं। मॉड इसलिए क्योंकि हम लोग बस इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि लॉग के साथ जो टर्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट आए तो हम डायरेक्टली उसका रिजल्ट लिख सकते हैं, ओके। उसी तरीके से एक सेकेंड रूल भी है, एक सेकेंड रूल ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में है रूट एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में है रूट एफ ऑफ एक्स। इस रूल का भी काफी बार यूज होता है। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है रूट के अंदर, लेकिन ना रूट के अंदर जो भी टर्म है अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, रूट के अंदर जो भी टर्म है इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो आप इसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, टू रूट एक्स प्लस सी। क्या लिख सकते हैं, टू रूट एक्स प्लस सी। जैसे कि ये बात का आपको नॉलेज है कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये दो रूल हमारे लिए बहुत काम के हैं, काफी बार हमें इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में आप आंसर लिख सकते हो, बहुत ही कम टाइम, ठीक है। आई होप कि सब बच्चों को ये रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या ध्यान रखना है इसमें, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ क्या कहता है कि रूट के अंदर अगर किसी कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो टू रूट एफ ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पे टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहां आपको लिखा है डिनोमिनेटर में x प्लस टू और न्यूमरेटर में है x। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं, x प्लस टू का डेरिवेटिव कितना होता है, x प्लस टू का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन अगर मैं छोटी सी एडजस्टमेंट करता हूं यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू, तो फिर काफी हद तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लस टू और माइनस टू किया, तो ये x प्लस टू जब इस x प्लस टू के साथ डिवाइड होगा तो 1 देगा, माइनस ये x प्लस टू जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2 अपॉन में x प्लस टू दे देगा, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस टू। अच्छा, कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, ये बात सबको पता ही है। जैसे कि 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकला, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखा। चलो 1 का इंटीग्रेशन तो हम सबको पता ही है, x होता है करके माइनस टू, और यहां क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ध्यान से देखो x प्लस टू का डेरिवेटिव, x प्लस टू का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। तो x प्लस टू का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसका डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लॉग मॉड x प्लस टू प्लस सी, डायरेक्टली। एक्चुअली कुछ बुक्स में इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी समझाया जाता है, बट उसमें क्या होता है, 3-4 स्टेप आपकी और बढ़ जाती है, तो ठीक है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आप, अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और ये वैलिड चीज है, कोई इनवैलिड नहीं है। कुछ बुक्स में इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बताया जाता है, जैसे वो क्या करते हैं, x प्लस टू के जगह t लिखते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है वो दिखा देते हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी वही चीज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे 3-4 स्टेप्स बचा के डायरेक्ट लिख रहे हैं, ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 और डिवाइड में है 2x प्लस 1। अच्छा, आपने इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा होगा, डिवाइड में क्या था, x प्लस 2 था, तो हमने न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 बैलेंस कर लिया था। बट अब बात आती है कि यहाँ पे तो डिवाइड में 2x प्लस 1 है, तो यहाँ क्या करें, तो ध्यान से देखो, मैं कुछ एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 2x प्लस 1, तो क्या मेरी चीज बैलेंस्ड है क्या, उसको देखो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 2 इंटू 2x 4x हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो था 3, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 1। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इस 2x प्लस 1 को जब इसके साथ डिवाइड करूंगा तो 2x प्लस कैंसिल होके 2 देगा सिर्फ, और जब ये 2x प्लस 1 के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन में 2x प्लस 1 बचेगा। ओके, चलो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 को, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 को। खैर यहां से 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा 1। लेकिन जब हम इस पे ध्यान देते हैं तो हमें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए था, अगर उस रूल का यूज करना है तो, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2। तो मेरे पास न्यूमरेटर में 2 है क्या, नहीं है, लेकिन मैं 2 बैलेंस कर सकता हूं, देखो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो अब आप इनका फाइनल रिजल्ट लिख लो, 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, log mod 2x प्लस 1 प्लस c। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखो क्या होता है ना, किसी किसी क्वेश्चंस में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं भी होता है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 प्रेजेंट नहीं था, बट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार कर, ठीक है, देखो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना था, 2, तो 2 यहाँ पे नहीं था, हमने 2 बैलेंस कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में था, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, तो आप देखो कि आपको क्या चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए जिस वजह से आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ओके, स्टार्ट कर। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। अब यहां कैसे सॉल्व करें, फिर से वही वही चीजें आपको करते आनी चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करते आनी चाहिए। आप क्या चाहते हो कि 3x माइनस 4 जो डिनोमिनेटर में, वही न्यूमरेटर में भी दिखाई देना चाहिए, तो ठीक है, मैं 3x माइनस 4 बैलेंस कर लेता हूं, ठीक है ना। 3x माइनस 4 मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, मैंने लिख लिया, सॉरी डिनोमिनेटर 3x माइनस 4 डिनोमिनेटर में चाहिए, ये तो है, अब न्यूमरेटर में भी होना तो अपन लिख लेते हैं, 3x माइनस 4 मैंने लिख लिया। लेकिन अब जो एडजस्टमेंट में करने वाला उसको ध्यान से देखना, क्या हमारे पास 3x था क्या, नहीं, हमारे पास क्या था, 5x था, और हमने क्या लिखा है, 3x। तो अगर मैं इसी चीज को 5/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5/3 जब मल्टीप्लाइड होगा 3x के साथ, 5/3 जब मल्टीप्लाइड होगा 3x के साथ, तो कितना देगा, 3 कैंसिल होके 5x दे देगा, चलो 5x तो बैलेंस हो गया। जब यही 5/3 जब -4 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये कितना देगा, -20/3 देगा, कितना देगा, -20/3 देगा। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट क्या था, हमारे पास तो 2 था, हमारे पास क्या 2 था, तो इस -20/3 के साथ मैं क्या ऐसा ऐड करूं ताकि रिजल्ट 2 मिले, तो मान लो मैंने k ऐड कर लिया, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीजों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, कि हमें डिवाइड में क्या था, 3x माइनस 4, और मुझे पता है कि मुझे न्यूमरेटर में भी 3x माइनस 4 चाहिए, तो मैंने 3x माइनस 4 तो लिख लिया, लेकिन ओरिजिनली मेरे पास 5x प्लस 2 था, तो मुझे कुछ चीजें बैलेंस करनी है, जैसे कि 5/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 5/3 से जब मैं 3x मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5x मिल जाएगा, मेरा 5x बैलेंस हो गया। अब मुझे बैलेंस करना है 2, तो जब ये 5/3 -4 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये कितना देगा, -20/3 देगा। तो -20/3 में हमने मान लो k ऐड कर लिया, ताकि रिजल्ट मुझे 2 मिल गया, तो k की वैल्यू कितनी, 2 + 20/3, तो ये कितना हो रहा है फिर
26/3 कितना हो रहा है 26/3। ओके, तो इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 26/3। चलो यहां तक बात समझ में आई क्या? अब देख लो क्या ये वाकई में ये चीज बैलेंस्ड है? हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। 5/3 इंटू 3x करेंगे तो 5x मिलेगा, और 5/3 इंटू -4 -20/3 में 26 ऐड कर लो आप, -20/3 में 26/3 ऐड कर लो तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 6/3। 6/3 का मतलब 2, तो आपका 2 भी बैलेंस हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? अब बस ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है डिवाइड करते हैं, तो जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कितना देगा आपको 5/3 दे देगा, और जब यही इधर डिवाइड होगा तो ये 26/3 डिवाइडेड बाय 3x - 4 देगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा 5/3 को, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा 26/3 अपॉन 3x - 4। अच्छा 5/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में बचा 1। उसी तरीके से 26/3 कांस्टेंट है, इसे भी बाहर लेके आ गए और इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन 3x - 4। अच्छा खैर 5/3 1 का इंटीग्रेशन तो वी ऑलरेडी नो दैट इज x माइनस, अब देखो यहां फिर मुझे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मुझे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए 3, मुझे 3 बैलेंस करना होगा, फिर 3 क्या करना होगा बैलेंस, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाइड किया और यहाँ 3 से डिवाइड भी कर लिया, तो मेरे ख्याल से अब आप फाइनली अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। ये कितना दे देगा आपको 5x/3 माइनस 26/9। 26/9 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या लिखेंगे log mod 3x - 4 प्लस c। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आई होप कि आप सब बच्चों को चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना सब लोग। यहां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या है x+5 है, डिनोमिनेटर में x+5, तो हम लोग क्या करते हैं जो कुछ डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, जो कुछ डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख लिया, लेकिन हमारे पास ओरिजिनली कौन प्रेजेंट था x - 2 और हमने क्या लिखा है x+5, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए -7 ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप ये अंडर रूट x+5 के साथ डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा देगा आपको, और जब आप इधर 7 के साथ डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आई होप कि सब बच्चों को ये बात पता होगी कि x/√x कितना होता है √x, x/√x होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि x+5 अपॉन √x+5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा √x+5, और √x+5 को मैं लिख सकता हूं x+5 पावर 1/2 माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अच्छा ये 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और बचा 1 अपॉन अंडर रूट में x+5। ठीक है, तो यहां हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे f(x पावर n), कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे f(x पावर n) का, और f(x पावर n) क्या कहता है f(x पावर में n+1, n+1 मतलब 1/2 + 1 3/2, अपॉन में भी आ जाएगा 3/2, और यहां साइड में क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x), इस f(x) का डेरिवेटिव जो हो रहा है 1, जो हो रहा है 1। ठीक है, माइनस, और ये तो रूल ही आ गया सीधा कि रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या लिखने का यहाँ पे 2√x+5 प्लस c। अब इसको ठीक से लिख लो, ठीक से अरेंज कर लेते हैं, तो ठीक से अरेंज जब हम करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x+5 पावर में 3/2
ये हो जाएगा -14 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट 3/2। ओके, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 और अपॉन में है अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1। तो अगेन यहाँ पे भी हमें वही सेम प्रोसीजर करनी है। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है 4x माइनस 1, तो हम न्यूमरेटर में भी 4x माइनस 1 लिख लेते हैं। पहले 4x माइनस 1 लिख लिया। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है ना? ठीक है, सो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है कि अंडर रूट में है 4x माइनस 1, तो न्यूमरेटर में भी हम 4x माइनस 1 एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4x माइनस 1 एडजस्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट क्या था, हमारे पास प्रेजेंट था 2x माइनस 7, तो बैलेंस तो करना होगा। तो आप सोच सकते हो क्या कि 4x को ऐसे किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 2x मिल जाए, और वो नंबर है 1/2। वो नंबर है 1/2। देखो, आप जब 1/2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। चलो 2x तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 1/2 इधर 1 से भी तो मल्टीप्लाइड होगा, तब कितना देगा, -1/2। तो फिर -1/2 में ऐसा क्या ऐड करे, लेट से k ऐड करते हैं ताकि रिजल्ट मुझे क्या मिले, -7 मिले। तो मुझे तो -7 चाहिए ना। माइनस ये 1/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 देगा। तो -1/2 में ऐसा क्या ऐड करे ताकि रिजल्ट मुझे -7 मिले। तो लेट से हमने k ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया, k। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 1/2, -7 प्लस 1/2। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -13/2। कितना आ रहा है, -13/2। तो हमें यहां पे ऐड करना चाहिए -13/2। क्या ऐड करना चाहिए, -13/2। चेक कर लेते हैं कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। जैसे 1/2 इंटू 2x, 2x, चलो 2x तो बैलेंस हो गया। 1/2 इंटू -1, तो ये -1/2 -13/2, तो ये कितना होगा, -14/2 का मतलब -7। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या, ये दोनों के साथ डिवाइड करो। ये 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये जब इधर डिवाइड होगा तो 4x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 4x माइनस 1 आएगा dx। साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन इधर भी 13/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4x माइनस 1। ये तो मैथमेटिकल के बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब क्या हुआ, रूट 4x माइनस 1 और ऊपर में 4x माइनस 1 है, तो इसको मैं 4x माइनस 1 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। माइनस अगेन यहाँ 3/2 को मैंने बाहर निकाला, लेकिन यहाँ अंडर रूट में क्या है, 4x माइनस 1। और जब मैं ये चीज को ऑब्जर्व करता हूँ कि मुझे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए, तो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 4 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइड भी करना होगा, तो फिर ये बन जाएगा 8 आपका। ये क्या बन गया, 8। सो इंटीग्रेशन में आएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 4x माइनस 1 पावर में 1/2 प्लस 1 3/2, फिर डिवाइड में ये भी 3/2 आएगा। और साइड में आता है f ऑफ x का डेरिवेटिव। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, f ऑफ x पावर n, f ऑफ x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, साइड में डेरिवेटिव f ऑफ x। तो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 4। ठीक है, -13/8। अब यहां क्या हुआ, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब 4x माइनस 1 प्लस सी लिख लेता हूं। अब जो भी ठीक से कैलकुलेशन करना है वो करके रख देते हैं। जैसे कि हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 4 12 हो गया। ये तो 4x माइनस 1 पावर 3/2 डिवाइड में आ गया 12, डिवाइड में आ गया 12। यहाँ पे ये 2 8 के साथ कैंसिल हो गया तो 4 दिया, यानी कि -13/4, -13/4, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 प्लस सी। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है।
ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। इसे इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x और डिवाइडेड में है sin 2x। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि sin 2x तो कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा cos 2x। हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, cos f of x। cos f of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin f of x मतलब sin 2x और डिवाइड में आएगा f of x का डेरिवेटिव मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस में c, 2 कैंसिल हो गया, ये बचा sin 2x प्लस c। ठीक है, लिखते टाइम गड़बड़ी करना मत, डेरिवेटिव मत लिख के रख देना। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। 1 प्लस साइन 5x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा फिर cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 dx। चलो ठीक है, अब देखते हैं cos 5x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos 5x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे, cos f of x। cos f of x का कितना, sin f of x यानी कि sin 5x बाई 2 और डिवाइड में आएगा 5x बाई 2 का डेरिवेटिव यानी 5 बाई 2। वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज होगा sin f of x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin f of x क्या होता है, cos f of x, ओ सॉरी माइनस cos f of x मतलब 5x बाई 2 और अपॉन में भी आ जाएगा 5 बाई 2 प्लस c। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 बाई 5। अच्छा आप चाहो तो 2 बाई 5 कॉमन भी निकाल लो, ये हो जाएगा साइन 5x बाई 2 माइनस कॉस 5x बाई 2 प्लस c, ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके ठीक है।